वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और ये हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसे मैंने एक सिंगल वीडियो में अपलोड करके मल्टीपल वीडियोस में अपलोड किया है, ताकि इसे आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना दोनों ही आसान रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इससे पहले एक बात, इस वीडियो में और आने वाली सभी वीडियोज़ में हम आर्टिकल्स को उसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे जिस सीक्वेंस में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। यानी कि हम आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल नंबर 395 तक जाएंगे, या फिर कह सकते हैं हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 22 वहां तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? तो हमारे पास पार्ट 1 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3। तो आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 का टाइटल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब ये आर्टिकल हमें दो चीजें बताता है। एक, हमारे कंट्री का नाम क्या होगा। तो ये बताता है हमारे कंट्री के दो नाम होंगे, इंडिया और भारत, एक मॉडर्न नेम और एक ट्रेडिशनल नेम। दूसरी चीज हमें ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है उसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है स्टेट्स, दूसरी है यूटी और तीसरी है टेरिटरीज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्वायर इन फ्यूचर। तो ये दो चीजें हमें आर्टिकल नंबर 1 बताता है। ये तो रही आर्टिकल नंबर 1 की बात। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 2 की ओर। आर्टिकल नंबर 2 क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इसे समझते हैं। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा लैंड पार्ट जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था पर अब इंडिया का पार्ट बन गया है, तो उस लैंड पार्ट को अगर इंडिया में मिलाया जाएगा तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिलाया जाएगा, या फिर उस लैंड पार्ट को इंडिया का कोई स्टेट बनाया जाएगा तो उसे स्टेट आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। उसे स्टेट बनाने का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 2 के अंदर है। अब इस बात को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको बेटर समझ आएगा ये। सपोज कल को यूएसए अपना कुछ पार्ट इंडिया को गिफ्ट कर देता है, तो वो कैसा लैंड हुआ? वो वैसा लैंड हुआ जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था पर अब इंडिया का पार्ट बन गया है। तो अगर उस पार्ट को हम इंडिया का कोई स्टेट बनाते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। या फिर कल को इंडिया किसी कंट्री का कुछ पार्ट खरीद लेता है या फिर उसे लीज पे ले लेता है। फॉर एग्जांपल, कल को इंडिया बांग्लादेश से बांग्लादेश का कुछ पार्ट खरीद लेता है, तो वो जो नया पार्ट इंडिया के अंदर जुड़ा है उसको इंडिया का स्टेट बनाया जाएगा आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये कहता है अगर आप एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि दो स्टेट को मिला के एक नया स्टेट बना दिया या एक स्टेट को तोड़ के दो नए स्टेट बना दिए, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ ही छेड़छाड़ करके कोई नया स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होगा। उसका प्रोविजन इसके अंदर है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश टूट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टूट गया, ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हुआ है? ये हुआ है आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। और साथ ही इसमें एक बात और कही गई है कि अगर किसी स्टेट का आप एरिया चेंज करते हैं, उसका एरिया बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या फिर उसकी बाउंड्री चेंज करते हैं, या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज करते हैं, तो वो भी आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही होगा। उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है। तो आई होप आर्टिकल नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 2 में तो ऐसे पार्ट की बात की जाती है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था पर अब बन गया, तो उसे स्टेट इसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ ही छेड़छाड़ करके कोई नया स्टेट बनाया जाता है तो आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये तो बात रही पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 है आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। ये सारे ही आर्टिकल्स सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अब आप देख रहे होंगे मैंने स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स के टाइटल नहीं लिखे हुए हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है इतना डिटेल में जानने की, बस आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ पार्ट 2 के अंदर क्या है, किस आर्टिकल के अंदर क्या है। अब ये देखिए जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर क्या मेंशन है, इनके अंदर ना वो क्राइटेरिया मेंशन है कि अगर ये क्राइटेरिया कोई फुलफिल करता है ना तो उसे हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे, या फिर यानी कि मतलब हम उसे हम इंडिया का सिटीजन बना देंगे। तो इन्होंने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उन चारों कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए हैं अलग अलग आर्टिकल में। तो हम उन चारों कैटेगरीज के लिए क्या आर्टिकल हैं वो देखते हैं और वो चारों कैटेगरीज क्या हैं। अब आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 हमारी पहली कैटेगरी से रिलेटेड है। ये कैटेगरी किन लोगों की है?
ऐसे लोग जो इंडिया में पैदा हुए और उनके पास इंडिया में पैदा होने का सर्टिफिकेट भी है, उन लोगों को किस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया आर्टिकल नंबर 5 के अंदर मेंशन्ड है। तो कैटेगरी 1 के लोगों के लिए क्राइटेरिया है आर्टिकल नंबर 5। अब कैटेगरी 2 के जो लोग हैं उनके लिए क्राइटेरिया है आर्टिकल नंबर 6 में। कैटेगरी 2 में कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं, उनको किस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया आर्टिकल नंबर 6 के अंदर है। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी, उसका क्राइटेरिया मेंशन है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है जो पहले तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में उन्हें पसंद नहीं आया, फेवरेबल कंडीशन नहीं लगी, फिर वो पाकिस्तान से दोबारा माइग्रेट होकर इंडिया आए, यानी कि पहले इंडिया से पाकिस्तान गए फिर दोबारा पाकिस्तान से वापस इंडिया आए। तो ऐसे लोगों को किस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया मेंशन है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। अब आते हैं हम चौथी कैटेगरी के लोग, जिनके लिए क्राइटेरिया आर्टिकल नंबर 8 में मेंशन है। वो इस कैटेगरी के लोग हैं जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के पर रहते कहीं बाहर हैं, मतलब है तो इंडियन पर रहे अभी यूएसए में रहे हैं। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के इन बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये क्राइटेरिया मेंशन है आर्टिकल नंबर 8 के अंदर। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि 4 कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया और चारों कैटेगरी के प्रोविजन हमने पढ़ लिए हैं। 5 में फर्स्ट था, 6 में सेकंड, 7 में थर्ड और 8 में फोर्थ कैटेगरी। तो अब ये आर्टिकल नंबर 9, 10 और 11 में क्या है, इन्हें भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 9 अगर आसान भाषा में समझाऊं मैं तो ये बस सिंपली ये कहता है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, यानी कि आप किसी दो देश के सिटीजन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के सिटीजन भी हैं और साथ ही अमेरिका के सिटीजन भी हैं। आपको दूसरे देश की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी अगर आपको इंडियन सिटीजन रहना है। अगर आपने वॉलंटरी किसी और देश की सिटीजनशिप ली, सपोज आपने यूएसए की सिटीजनशिप ली वॉलंटरीली, तो हम ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे। तो इसको समराइज करें तो बस यही कहता है कि ये ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है इंडिया में। आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, किसी और कंट्री के हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता दोनों कंट्रीज के एक ही साथ सिटीजन हो आप। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जो आपकी सिटीजनशिप हमने आपको दी है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इसे आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस को हमें टाइम टू टाइम रिन्यू कराने की जरूरत होती है, ऐसा सिटीजनशिप के केस में नहीं है। अगर आप आज इंडिया के सिटीजन बन गए हैं, आपको हमने सिटीजनशिप दे दी है, तो इस सिटीजनशिप की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इसे बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 11 में। आर्टिकल नंबर 11 थोड़ा सा अलग है इनसे। वो कैसे? ये जो हमने प्रोविजन आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 और 8 में पढ़े उन चारों कैटेगरीज के लिए, ये प्रोविजन आज की डेट में अप्लाई नहीं होते हैं। ये कब के हैं? 26 जनवरी 1950, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस दिन कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा वो इन आर्टिकल्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। ये क्राइटेरिया आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। आज की डेट में कौन इंडिया का सिटीजन होगा वो इन 5 आर्टिकल्स के बेसिस, इन 4 आर्टिकल के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे हम। उसकी जिम्मेदारी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्लियामेंट को दी। तो यही चीज आर्टिकल नंबर 11 के अंदर मेंशन्ड है कि आगे जो भी लॉज बनेंगे सिटीजनशिप को रिलेटेड, वो पार्लियामेंट बनाएगा। ये चीज आर्टिकल नंबर 11 के अंदर मेंशन्ड है और पार्लियामेंट ने बनाए भी। हमारा जो पहला सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 में आया और फिर इसे टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है। अब जो हमारा लेटेस्ट है हमारे पास इसके लिए अमेंडमेंट, वो है सिटीजनशिप एक्ट 2019। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है, इस पर मैंने लिखा नहीं है, मैं वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ आपको। पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। पार्ट थर्ड में आते हैं आर्टिकल 12 से 35, यानी कि 12 से 35। ये सभी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब इन आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम आगे के पार्ट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 44, 49 और 50। अब इन्हें देखते हैं एक एक करके। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ये कहता है अगर कोई लॉ बनेगा तो सबके लिए समान होगा, चाहे वो इंसान गरीब हो चाहे अमीर। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग होगी, वो सबके लिए समान होगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 44। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 49 पर। आर्टिकल नंबर 49 में ये लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये कहता है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इनको प्रोटेक्ट करके रखे, यानी कि अगर आज की डेट में जो हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन मिल रही है,
और गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन दे रही है वो आर्टिकल नंबर 49 की वजह से दे रही है। ये प्रोविजन आर्टिकल नंबर 49 के अंदर है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 50। ये क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कहता है जो जुडिशरी बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, ये अलग अलग रह के काम करेंगे। ये बात आर्टिकल नंबर 50 कहता है और ऐसा होना जरूरी भी है। तो ये 3 आर्टिकल थे इसमें आर्टिकल नंबर 44 और 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 4A पर। ये किससे रिलेटेड है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। तो 51 आर्टिकल नंबर 51A किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज से। ये मैंने लिखा नहीं है, ये मैं आपको वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ। और फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। अभी सिर्फ आर्टिकल्स कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसके बारे में ही उतना ही पढ़ेंगे। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और इसके अंदर एक ऐसा सेक्शन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड लगभग सारे ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने जितने भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सारे लिख दिए हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें। तो सबसे पहला आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 52। ये है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये टाइटल है आर्टिकल का और इसके अंदर लिखा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स प्रेसिडेंट की पोस्ट का प्रोविजन इस आर्टिकल के अंदर है। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट है आर्टिकल नंबर 52 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 53 पर। आर्टिकल नंबर 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होगी। दूसरी बात जो ये कहता है, एक और बात कहता है वो ये कहता है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो सुप्रीम कमांड है वो भी प्रेसिडेंट के हाथों में होगी। तो ये दोनों बातें कहता है आर्टिकल नंबर 53। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 54 पर। आर्टिकल नंबर 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा, यानी कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट होगा, इस चीज का प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 54। प्लस साथ साथ हमें ये भी बताता है कि उस इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है। तो उसमें लोकसभा के मेंबर्स वोट कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स वोट कर सकते हैं और स्टेट असेंबलीज के लोग वोट कर सकते हैं। तो 3 जगह के लोग यहाँ वोट कर सकते हैं और इन तीनों में भी ना, इन तीनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। जैसे कि राज्यसभा में 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, ऐसे ही लोकसभा में 2 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं और सारे स्टेट असेंबलीज में एक मेंबर गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड हो सकता है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो ये तो कहानी थी आर्टिकल नंबर 54 की। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 54 में तो था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 55 में है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से होगा उनका इलेक्शन, क्या प्रोसेस रहेगा वो इसके अंदर मेंशन्ड है। जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, ये सब चीजें आर्टिकल नंबर 55 के अंदर मेंशन्ड है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये बताता है कि प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होगा। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 57। ये कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ये कहता है पुराने प्रेसिडेंट जो है हमारे वो दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे वो नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोबारा खड़े हो सकते हैं, जितने भी पुराने प्रेसिडेंट्स हैं वो दोबारा खड़े हो सकते हैं। कितनी बार खड़े हो सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम खड़े हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का, पहले रह चुके हैं उसके बाद भी लड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अनलिमिटेड टाइम्स। एक व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट अनलिमिटेड टाइम बन सकता है, जितनी बार वो जीतेगा उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। पर ऐसा केस यूएसए में नहीं है। यूएसए में एक इंसान सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, जैसे कि हमने बाराक ओबामा के केस में देखा, वो सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बने थे, थर्ड टाइम वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। अब आर्टिकल नंबर 58 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ये बताता है जो कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 58 में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 60। ये क्या है?
ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो आप क्या शपथ लेंगे, वो शपथ वर्ड टू वर्ड इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि ये आप बोलेंगे शपथ में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 61 पर। आर्टिकल नंबर 61 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटाने का। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर दिया गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको सीट से हटाने का जो प्रोविजन है वो इसके अंदर है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? आर्टिकल नंबर 72 में पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किसी की सजा को कम करने का, इवन किसी की डेथ पेनल्टी भी माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, यानी कि पार्डन पावर जो है प्रेसिडेंट की, ये आर्टिकल नंबर 72 के अंदर मेंशन है। अब एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 123। इसमें क्या है? ये आर्टिकल देखा जाए तो इस आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट की पावर है ना, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की। इसमें क्या है? इसमें है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है जो प्रेसिडेंट द्वारा लाया जाता है, पर इसकी कंडीशन होती है कि वो कब लाया जाता है, जब या तो दोनों ही हाउसेस सेशन में ना हो या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो, तब जो कानून लाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्योंकि अगर दोनों ही हाउसेस नहीं है सेशन में तो कहाँ से नया लॉ बनेगा, कहाँ से बिल आएगा, कहाँ से एक्ट बनेगा वो। और अगर एक भी नहीं और अगर कोई सिर्फ एक ही हाउस सेशन में है तो भी कुछ नहीं हो सकता है, दोनों हाउसेस का होना जरूरी है। तो ऐसे केसेस में अगर प्रेसिडेंट कोई लॉ लाते हैं तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये बहुत बड़ी पावर है जिसका मिसयूज भी किया जा सकता है और कभी कभी होता भी है। तो हमने ये समझ लिया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो है आर्टिकल नंबर 123 में, और ऑर्डिनेंस होता क्या है हमने ये भी समझ लिया। पर ये पावर दी क्यों गई है प्रेसिडेंट को? ये पावर प्रेसिडेंट को इसलिए दी गई है, सपोज कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन प्रेसिडेंट साहब के सामने आ जाती है जिसके लिए अर्जेंट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, उस सिचुएशन के लिए हमने प्रेसिडेंट साहब को ये पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अब एक और बात, ये जो ऑर्डिनेंस होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होती है। ये लॉ बन तो गया, सेम इफेक्ट के साथ बनता है, बाकी जो एक्ट पास होते हैं उतना ही इफेक्ट होता है इसका, पर इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं है। इसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होती है, मैक्सिमम 6 मंथ की वैलिडिटी हो सकती है इसकी। इसमें क्या केस है एग्जैक्टली वो ये है कि ये कब लाया जाता है? जब कोई हाउस सेशन में ना हो तभी लाया जाता है। तो इसकी वैलिडिटी भी तब तक होती है कि जब तक नया सेशन स्टार्ट ना हो। जैसे ही कोई हाउसेस दोबारा सेशन में आएंगे इसकी वैलिडिटी खत्म होने लगेगी। तो और जो हमारे सेशंस हैं पार्लियामेंट के, उनके अंदर मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी भी 6 मंथ की है। अब जब हाउसेस हमारे सेशन में आ गए तब क्या होता है? जैसे ही हमारे हाउसेस सेशन में आए तब अगर हाउसेस ने 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे कुछ डिसीजन नहीं लिया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और ले लिया तो ठीक है, फिर तो ये बन ही गया हमारा एक्ट। तो ये तो था हमारा ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी टाइम किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो सारे आर्टिकल्स थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और ये सारे ही आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ऑर्डिनेंस आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा। ऑर्डिनेंस पावर बहुत बड़ी पावर है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताने को हैं। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें कंपैरेटिवली कम आर्टिकल्स हैं, ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 63। उसका टाइटल है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 63 में है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 64। ये आर्टिकल इनफैक्ट 63 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 64 ज्यादा पूछा जाता है। 64 क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसिको
चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। ये कहता है कि जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ना, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आर्टिकल नंबर 64। तो ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। वो क्यों होंगे? वो बस इसी वजह से होंगे क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, उस पोस्ट की वजह से हैं वो। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल नंबर 69 है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो क्या शपथ लेंगे, वो शपथ वर्ड टू वर्ड मेंशन्ड है इस आर्टिकल के अंदर कि ये आपको शपथ में बोलना है। तो ये आर्टिकल थे, ये यही बस ये 3 ही आर्टिकल थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ऑल्दो आर्टिकल्स तो और भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट के से थे, इलेक्शन का भी है, टर्म का भी है, पर वो कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर से एक आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगभग यही पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, आर्टिकल नंबर 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। इसमें क्या है? इसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा, तो हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इस आर्टिकल के अंदर है। दूसरा, इसमें यह भी मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट को बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करना होगा, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। दूसरी चीज इसके अंदर ये मेंशन्ड है। और तीसरी चीज इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? इसकी स्ट्रेंथ होगी, जो हमारा लोकसभा है ना, उसकी 15% से कम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या फिर उसके 15% के बराबर। तो ये सब चीजें हैं आर्टिकल नंबर 75। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आर्टिकल नंबर 75 के अंदर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पोस्ट है वो आर्टिकल नंबर 75 के अंदर प्रेजेंट है। तो इसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना, बाकी चीजें आप बेशक भूल जाइए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट है हमारे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया और एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ये 2 पोस्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो आर्टिकल नंबर 76 है ये रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 76 में है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? और हाँ, सिर्फ आर्टिकल नंबर 76 इसके अंदर सिर्फ इनकी पोस्ट मेंशन नहीं है, इनकी और भी बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये भी मेंशन है, और इनके कुछ राइट्स भी मेंशन है इसके अंदर। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल नंबर 76 के अंदर है। अब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये होते कौन है, इनकी बात कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर। ठीक है, और अगर कल को कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस करता है ना, तो उनके बिहाफ पे केस यही लड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। और इन्हें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया का दर्जा भी दिया गया है, यानी कि ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी चीजें मेंशन है इसमें। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है ना, वो सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 2 और बातें बता देता हूं। एक तो पोस्ट हो गई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है। 2 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये दोनों ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उनके कामों में असिस्ट करते हैं। अब इन दोनों पोस्ट के लिए कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है हमारे के वेणुगोपाल, और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता। विद टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं, तो प्रेजेंटली ये हैं। तो हमारा आर्टिकल नंबर 76 हो गया अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से, और इनसे रिलेटेड जो 2 पोस्ट और थी जो इनको असिस्ट करती है इनके कामों में, वो भी मैंने आपको बता दी, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ये बहुत सिमिलर पोस्ट है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से। अब वो सिमिलैरिटी क्या है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जो लीगल एडवाइजर हैं उन्हें हम कहते हैं एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। यानी कि सारे स्टेट्स के पास एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। तो कितने होते होंगे ये टोटल? जितने हमारे स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, तो 28 ही एडवोकेट जनरल होते होंगे। तो इसके बारे में आपको बता ही दिया कि कौन होते हैं। ये होते हैं हमारे लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट्स, यानी कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पे कोई केस करते हैं तो उनके बिहाफ पे जो कोर्ट में उनका केस लड़ेंगे वो होंगे एडवोकेट जनरल।
अब दो चीज़ें और इनके, एक चीज़ और इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट, ये जो अटॉर्नी जनरल है इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो एडवोकेट जनरल है इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब आगे देखते हैं, आगे हैं पार्लियामेंट से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। तो पहला इंपॉर्टेंट जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 79। इसका टाइटल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है, सबसे पहली बात तो ये कहता है कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 79 की बात कर रहे हैं हम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसमें पहली बात ये कही गई है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, यानी कि भारत में एक पार्लियामेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये भी बताता है कि उस पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे। तो ये बताते हैं कि उस पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेज होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताता है और कॉम्पोजिशन के बारे में भी बताता है पार्लियामेंट के, कि पार्लियामेंट होगा और उसमें ये 3 चीजें होंगी। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 का टाइटल है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है ये, कि इसके अंदर 12 जो मेंबर्स हैं वो तो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड हो सकते हैं, और 238 मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो यूटीज और स्टेट से आएंगे। करंटली 233 मेंबर हैं, मैक्सिमम 238 हो सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल नंबर 81 है कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट, सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि हाउस ऑफ पीपल का क्या कॉम्पोजिशन होगा ये इसके अंदर मेंशन है। मतलब इसमें ये मेंशन है कि मैक्सिमम 230 इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं स्टेट से और 20 इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं यूटी से, और भी कुछ कुछ चीजें मेंशन है, मेनली ये मेंशन है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 83। आर्टिकल नंबर 83 है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इन दोनों ही हाउसेज की क्या ड्यूरेशन होगी ये आर्टिकल नंबर 83 के अंदर मेंशन है। तो उसमें मेंशन है लोकसभा जो है उसकी तो उसका टर्म तो होगा 5 साल का, और जो राज्यसभा है उसका टर्म होगा 6 साल का। साथ में ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, इसके बस 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, पर कंप्लीटली डिसॉल्व कभी नहीं होता है। पर लोकसभा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, 5 साल बाद टोटली न्यू लोकसभा बनती है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो जो मेंबर हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, तो इन दोनों ही हाउसेज के मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये इसके अंदर मेंशन है। जैसे कि उनमें से एक चीज ये मेंशन है कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 89 पर, द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि हमारा राज्यसभा है, उनके चेयरमैन और उनके डेप्टी चेयरमैन की जो पोस्ट है उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 89 में है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 93, द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। तो जो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं और जो डेप्टी स्पीकर होते हैं उनकी पोस्ट का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 93 के अंदर है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 99, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। इसमें क्या है, जो दोनों हाउसेज के मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा, ये पोस्ट पे आने के बाद क्या शपथ लेंगे वो इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बिल्स पर। ये बिल्स का जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझना पड़ेगा, फिर हम इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी इसमें सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक द वीडियो।